हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। हम कवर कर रहे हैं मोहित भट्टाचार्य की बुक न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। चैप्टर 7 डिस्कस करता है गोल पॉलिसीज को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है और पॉलिसी जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं वो कैसे डिजाइन की जाती हैं और किस तरीके का उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में बात की थी। गोल मतलब आपने कुछ अचीव करना है, आपने एक टारगेट सेट कर लिया, वो आपने अचीव करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब गोल की बात आएगी तो बात इफेक्टिवनेस की भी आएगी, क्योंकि हम जज कर पाएंगे ना तब कि ये चीज कामयाब हुई या नहीं। हमने गोल बनाया कि अगले साल तक हम 50 फैमिलीज को राशन का 50 फैमिलीज का जो है ना राशन कार्ड बनवाएंगे। ये हमने गोल सेट किया। तो अगले साल के खत्म होने से पहले या खत्म होने के बाद हम ये देख पाएंगे कि हमारा ये गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर अचीव हुआ तो हम बोलेंगे कि इफेक्टिव था, अगर नहीं अचीव हुआ तो मतलब ये इनइफेक्टिव रहा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी गोल के बारे में, आज हम बात करेंगे आगे, उसी चैप्टर को आगे स्टडी करते हैं। चलिए जी। तो जब आपको मैंने भी बताया, जब गोल होता है तो आप उस गोल को देख पाते हो कि ये हमने अचीव किया या नहीं किया। So the actual process of evaluating organizational effectiveness is considerably more difficult than one might suspect. लेकिन हमें लगता है ना कि ठीक है, ये 50 का क्राइटेरिया था, इसको अचीव किया तो इफेक्टिव है और इसको नहीं अचीव किया तो ये इनइफेक्टिव है। बट इतनी सिंपल नहीं होती सिचुएशन, सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। और इस इफेक्टिवनेस के क्राइटेरिया को चेक करने के लिए दो अल्टरनेटिव मॉडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक है आपका गोल मॉडल और दूसरा आपका हम सिस्टम थ्योरी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सबसे पहले गोल मॉडल की बात करते हैं। गोल मॉडल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को आप जान सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रहा या इनइफेक्टिव रहा। दैट शुड बी इवेल्युएटेड सोलली ऑन द गोल्स और आउटपुट, कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल में, 1 ईयर में ये काम किया, उसके जो गोल थे या उसकी जो आउटपुट रही उसके पर्सपेक्टिव से इसको जज किया जा रहा है। ठीक है। बट इसमें काफी सारी खामियां हैं। दिस इज डेफिशिएंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। फॉर इंस्टेंस, it does not account for the fact that manager must allocate resources to the activity which have little to do with goals or output। ठीक है जी, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था कि ट्राइबल पीपल को अगले साल तक आपने 50 बैग्स बना करके देने हैं और उसके लिए आपको दिए जाते हैं 500 रुपीज। अब मैं तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे जज करूंगी कि आपने ये चीज जो है वो अचीव की नहीं, या विद इन लिमिटेड रिसोर्स आपने वो चीज अचीव की या नहीं की। एफिशिएंसी का पता चल जाएगा मुझे, उस हिसाब से मैं इफेक्टिवनेस का भी पता लगा सकती हूँ। बट जब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो उसके बाकी भी खर्चे हैं, स्टाफ को सैलरी भी देनी होती है। ठीक है। इसको नए पर्सन को अपॉइंट भी करना होता है, रिक्रूट भी करना होता है। ठीक है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब खर्चे भी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये कि 500 रुपीज ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बैग बनाने में चले जाएंगे, बाकी भी खर्चे आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा, लोगों को अवेयर करने का। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि आपने जैसे गोल अचीव किए उस हिसाब से हम बोल सकते हैं इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे बहुत सारी रिसोर्सेज है ना, वो गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज में लगाए जाते हैं। एंड काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जैसे पुलिस है, जहां पर अगर हम प्रोडक्टिविटी को ये लेके चले ना कि अच्छा इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, दैट कुड बी मिसलीडिंग। अब पुलिस में मैं कह दूं कि एक साल में ना 100 केसेस फाइल हुए हैं, तो क्या हम बोल पाएंगे कि पुलिस इफेक्टिव थी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये टूल, गोल वाला टूल जो वो इनइफेक्टिव है, ये कामयाब नहीं है एज फार एज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज कंसर्न। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ इस टॉपिक को ना, जो आपका मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये टॉपिक है ना आपका जो चैप्टर 2 है, आप उसके साथ स्टडी कीजिएगा। ठीक है। जिसमें हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में बात की है। ओके। क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा इस दोनों टर्म के बारे में, और हमने अभी तक कितना पढ़ा है, और वहां पे आप इन चीजों को ऐड भी कर सकते हैं। चलिए जी, मूविंग फर्दर। ये तो फर्स्ट मॉडल था। दूसरा आता है सिस्टम थ्योरी का मॉडल। ये अल्टरनेटिव डेवलप हुआ गोल मॉडल का, और इट इज मोर पावरफुल कंसेप्ट
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, हमने माना कि ऑर्गेनाइजेशंस है ना ओपन सिस्टम्स होते हैं। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से लेके चलें तो ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या माना कि बहुत सारे एलिमेंट आपस में काम कर रहे हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन पर्सपेक्टिव से देखना है, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपका सोशल पर्सपेक्टिव भी है, आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। तो बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जी आपका इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट देता है। आउटपुट जाता है लोगों के पास और वापस से फीडबैक मिलता है, ठीक है, फीडबैक मिलता है और वो फीडबैक इनपुट की फॉर्म में वापस से ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है। तो ये क्या कहने की कोशिश हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन टेक रिसोर्सेज फ्रॉम द लार्जेस्ट सिस्टम दैट इज एनवायरनमेंट, देन उन रिसोर्सेज को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद में वापस से ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें बनी, आउटपुट निकला, वो आउटपुट वापस एनवायरनमेंट में गया, किस फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में। देन द सिस्टम कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पहली बात तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकता है अगर वो जितना अच्छा एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाएगा खुद को, उतना अच्छा वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। सो द अल्टीमेट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू द डिमांड ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। और इसके लिए क्या है, ये वाली साइकिल पे ध्यान देना पड़ेगा आपने। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हमने लगाए 100 रुपए, ठीक है, प्लस में हमने उससे क्या खरीदा, कोल खरीदा, कुछ आयरन खरीदा और इसको प्रोसेस किया, हमने बनाई एक मशीनरी। उस मशीनरी से हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट कहाँ गया, एनवायरनमेंट में गया। एनवायरनमेंट में जाने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये चीज नहीं, हमें दूसरा जो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो फीडबैक की फॉर्म में वापिस से इनपुट में आ जाएगा। जब तक आप इस प्रोसेस को बैलेंस बना के चलते हो ना, तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। मतलब गोल्स को अचीव करना ही इफेक्टिवनेस का क्राइटेरिया नहीं है। आप बदलते सिचुएशन के साथ में, लोगों की डिमांड के साथ में अगर आप खुद को अडेप्ट कर पा रहे हैं, खुद को चेंज कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी आपका इफेक्टिवनेस माना जाएगा, इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया है वो भी। चलिए जी, तो यहाँ पे ना कंक्लूड कर रखा है कि इफेक्टिवनेस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमम बैलेंस अमंग द वेरियस एडेप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी। हम सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते हैं और हम चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन determining performance can be identified as follow. First of all, we need to acquire the resources. Then जितना हम चाहते हैं कि जितना हमने इनपुट डाला उस हिसाब से हमारा आउटपुट आए, सो वी आर मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट रिलेटेड टू आउटपुट। थर्ड, प्रोड्यूसिंग आउटपुट दैट इज गुड्स और सर्विसेज। फोर्थ आपका आता है कि हमने ना जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क थे वो काफी रैशनल तरीके से परफॉर्म किए, ये भी आपकी इफेक्टिवनेस है। देन वी आर इन्वेस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टिंग कैपिटल हो सकता है, कैपिटल मनी हो सकती है, कैपिटल आपका ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है। दैट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन जो लोग हैं वो कोड ऑफ बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। फिर आता है सेटिस्फाइंग वेरियस इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड ग्रुप। इस चीज को आप बार बार रीड करेंगे ना, तब आपको इसकी डेप्थ का, इस स्टेटमेंट की डेप्थ का आप अंदाजा लगा पाएंगे। फिर कहते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द extent to which it maintains a balance that is achieve an optimum relationship among all its activity। ये चीज आगे आएगी किस तरीके से वो बैलेंस बना करके चलती है, बट स्टिल एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। हमने 7 एक्टिविटीज देखी। जब तक ये इनके अंदर बैलेंस बना करके चल रहा है ना, तब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रहा है। नेचर टिकी हुई बैलेंस पे है। जिस दिन बैलेंस बिगड़ा उस दिन आपका सिस्टम जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। So effectiveness is a composite of number of activities each of which is related to the input, process, output cycle and adapted to a larger environment। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, गोल सेटिंग इन गवर्नमेंट। आई होप आपको इफेक्टिवनेस वाला चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल सेट करना इट्स अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम।
जैसे हमने आप पढ़ा था क्लासिकल थ्योरी में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कि क्या किया गया, गोल सेट किया गया। ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में गोल सेटिंग वाला आपको तरीका मिल जाएगा। बट अभी क्या है, इसमें क्या था कि मैनेजमेंट विल सेट द गोल, मैनेजमेंट विल सेट द गोल। अब ये था ड्यूरिंग जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब चेंज हो रहा है, अब आ रहा है नया कल्चर पार्टिसिपेशन का। क्यों? क्योंकि एक तो डेमोक्रेसी की रीच पहुंची है, दूसरा लिटरेसी लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। देन ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुए थे, दैट हैज फर्दर प्रेस्ड फॉर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। ये हमारे उसमें भी आता है ना, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर कट गोल सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। कैसे? सिंपल सी बात है, आपने गोल डिसाइड किया कि हम ना एक पर्टिकुलर स्कीम चलाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, पॉलिसी लेके कौन आते हैं? पॉलिटिकल अथॉरिटीज लेके आती है कि हमें ना 10 साल में यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आएंगे। कोई बात नहीं, स्कीम बहुत अच्छी थी, लेकिन ये तो 5 ही साल तक रहे ना। अगली बार इलेक्शन हुआ और ये जीत के नहीं आए, इनको सीट ही नहीं मिली। नेक्स्ट बंदा जो आएगा, हो सकता है उसके माइंड में डेवलपमेंट को लेकर के कुछ अलग आइडियाज हो, तो वो इस आइडियाज को थोड़ी ना फॉलो करेगा, वो अपने आइडियाज को फॉलो करेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म हम गोल सेट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटीज जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आती है। उसकी वजह से हमें उनके आइडियाज, उनकी नीड्स के हिसाब से या उनके थॉट के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म goal suffers in government because of the transient nature of political executive. एंड सेकेंड थिंग क्या है कि पॉलिटिशियंस आर नॉट ट्रेन्ड मैनेजर्स। क्या होता है कि पॉलिटिशियन सिर्फ आपको आइडिया देता है कि हमें इस फील्ड में काम करना है, जो एक्चुअल में डिटेल्स होंगी ना वो कौन करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। So at the higher level, goals and policies are the product of joint venture between the politician and administrator. मिनिस्टर वैल्यूज लेकर के आता है, और जो सेक्रेटरी होता है ना, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, वो क्या करता है? वो उस वैल्यू को, वो उस आइडिया को इंटरनलाइज करता है और उसको फिर डेफिनेट पॉलिसीज में ट्रांसलेट करता है, और वो पॉलिसी को बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। चलिए जी, अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि आधार एक यूनिक आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो होनी चाहिए, आधार सिस्टम आप लेकर के आई। अब वो आधार सिस्टम जो लाना था वो तो चलो पॉलिटिशियंस का माइंड था कि थॉट था कि आधार सिस्टम लेके आना है, लेकिन कैसे लाओगे? डिटेल जो थी वो तो आपके जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, जो सेक्रेटरी है, उन्होंने फिल किया ना, उन्होंने डिजाइन किया इस पूरे प्रोसेस को। रियल लाइफ सिचुएशन में थिंग्स इतनी नीटली सबडिवाइडेड नहीं होती कि पॉलिटिशियन ये काम करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ये काम करेगा। हमें भी पता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। So the process of goal setting in government is rarely a straightforward exercise by a single individual. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने पॉलिसी बना दी और उस पॉलिसी को आगे इंप्लीमेंट किया गया। किस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या सिंपल वैसे भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो तो भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर एंड नीड्स द मीटिंग ऑफ मैनी माइंड्स। बहुत सारे लोग मिलते हैं। इवन एक जैसे मान लीजिए टॉप आपकी अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वहां पे भी तो बहुत सारे लोग हैं, सब मिल करके सोचे एक जैसा, तभी जाकर के कोई पॉलिसी बन पाएगी। बट कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहां पर क्लियर कट गोल सेट किए जा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डेफिनेटली क्लियर कट गोल्स को सेट किया जा सकता है। एंड to the extent goals would be clearly set, these would facilitate formulation of fairly clear policy, which in turn could help in proper designing of organizational goals and successful completion of the task. जब आपको पता है ना कि आपको करना क्या है, तो आप और भी ज्यादा एफिशिएंट वे में काम कर पाते हो। इसलिए कहा जाता है ना कि आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप प्लान करो, आप अपना गोल सेट करो। उससे क्या है कि आपकी डे टू डे जो शेड्यूलिंग है ना, उससे क्या होगा कि आप काम अच्छे से कर पाओगे। सेम गवर्नमेंट में भी होता है। ठीक है, ये था टॉपिक आपका गोल का। कुछ ये आपके लास्ट वीडियो में कवर हुआ था, कुछ रह गया तो वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। ओके जी, अब फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे, दैट इज पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी।
पॉलिसी मेकिंग इन गवर्नमेंट। चलिए जी, अब पॉलिसी और गोल दोनों में फर्क है। Goals and purpose refers to broad intent for which policies and objectives are formulated। मेरा गोल है कि मैं इस फील्ड में रिसर्च करूं, ठीक है, और इसके लिए क्या बनाई जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी और ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे। तो गोल और पर्पस को अचीव करने के लिए पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। ओके, तो गोल से हमारा मतलब है दीज आर वैल्यू लॉडेड टर्म्स रेफरिंग टू अ डिस्टेंट स्टेट ऑफ थिंग्स दैट आर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड। कुछ है, दूर है, बहुत सारी मतलब स्टेट ऑफ थिंग्स हम चाहते हैं ऐसा हो, और उस हमारी जो डिजायर है उसको अचीव करने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, दैट इज माई गोल, एंड ऐसा होने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, दैट इज पॉलिसी या फिर आपके ऑब्जेक्टिव। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये गोल है। अब पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्या है आपके पब्लिक गोल्स हैं, सॉरी ये आपकी पॉलिसीज हैं। ये इस पर्टिकुलर जो गोल है ना आपका पॉवर्टी का, इस गोल को अचीव करने के लिए ये पॉलिसीज बनाई गई हैं। सो पॉलिसीज आर मेजर इंस्ट्रूमेंट दैट आर केयरफुली फॉर्मुलेटेड टू मूव द सोसाइटी टुवर्ड द गोल। हमें गोल अचीव करना है, ये हमारा गोल है, इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पॉलिसी डिजाइन करेंगे ताकि हम इस गोल को अचीव कर पाए। ऑब्जेक्टिव्स आर मोर कंक्रीट प्रोडक्ट and state to be achieved by pursuing specific policy, and it is in this sense the technique is called management by objective। चलिए जी, अब इसका थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस चीज को, उसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। मेरा गोल है कि मान लीजिए गवर्नमेंट का गोल है कि पॉवर्टी खत्म की जाए। पॉवर्टी जो है वो गवर्नमेंट का क्या है, गोल है। इसके लिए एक पॉलिसी में लेके आई एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट के जरिए हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, ये पॉलिसी है। और एम्प्लॉयमेंट ये है कि अगले साल तक 10 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया, ये ऑब्जेक्टिव हम पॉलिसी के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्टिव से अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, जो अल्टीमेट गोल है हमारा, वो हम अचीव करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिसी का जो एंड होता है ना कि व्हाट वी वांट टू अचीव बाय दिस पॉलिसी, वी वांट टू अचीव कि हमने एजुकेशन पॉलिसी ले आए, हम ये अचीव करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो और उस ऑब्जेक्टिव से क्या होगा कि हम अल्टीमेटली अपने हायर गोल को अचीव करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और एक टेक्निक आती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया और उसके हिसाब से फिर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, एमबीओ। ये हमारे आगे सिलेबस में भी आती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपने ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर रहे हो। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वो क्या है जी, जोफ्रे विकर्स पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस बताते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो होते हैं, ठीक है, उनमें फर्क है। पॉलिसी मेकिंग का मतलब होता है डायरेक्शंस देना, कोहेरेंस एंड कंटिन्यूटी टू द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर विच द डिसीजन मेकिंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। एंड सेकेंड क्या है, इट इज बेसिकली डिजाइन टू गिव इफेक्ट द पॉलिसीज दस लेड डाउन। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी है हमारे यहाँ की, इसके हिसाब से आपने काम करना है, ठीक है। अब उस बताएगी पॉलिसी के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आप अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। तो पॉलिसी डिसीजन एक ब्रॉडर टर्म है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन उन पॉलिसी जो आपके पॉलिसीज थी उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्या होता है, एक तो होता है एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखना,
एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब डे टू डे एक्टिविटी, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, डे टू डे एक्टिविटीज करना। लेकिन कई बार सिस्टम क्या होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट को भी इनोवेट करना पड़ता है और नए नए चेंजेस लाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग डिमांड्स एंड विद न्यू सिचुएशन। सिचुएशन डिमांड करती है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, तो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लाए जाएं। इसमें क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस और पॉलिसी डिसीजंस में ये क्या फर्क आया, अब इसको समझिएगा अच्छे से। अगर आप डे टू डे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डे टू डे काम कर रहे हो दैट इज एग्जीक्यूटिव एलिमेंट, और नया सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई नया काम कर रहे हो दैट इज योर पॉलिसी मेकिंग एलिमेंट। मेरा काम था इस ऑफिस के हिसाब से कि मुझे ये फाइल यहां से वहां पहुंचानी थी और ये काम मुझे करने थे, ये काम मेरा एग्जीक्यूटिव एलिमेंट है। लेकिन जब कोई नई सिचुएशन आई, उस नई सिचुएशन के हिसाब से नया कोर्स फॉलो किया गया, न्यू मेथड फॉलो किया गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपका पॉलिसी मेकिंग एलिमेंट है। ठीक है जी। पब्लिक पॉलिसी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड पब्लिक पॉलिसी? तो गवर्नमेंट के बिहेवियर को समझना है ना, तो आपको उनकी पब्लिक पॉलिसी को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट को समझना है तो क्या समझो, पब्लिक पॉलिसीज को समझो कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लेकर के आ रही है। ओके, सो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस इज कंसर्न विद गवर्नमेंट्स बिहेवियर। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं कर रही है, ये क्या होता है, ये पॉलिसी इंक्वायरी का हिस्सा होता है। गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लेकर के आई, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये पॉलिसी क्यों नहीं लेके आई, इसको बोलते हैं पॉलिसी इंक्वायरी। पॉलिसी ना आपकी सोसाइटी की फ्यूचर शेप बताती हैं। अब हमने क्या किया, हमने पॉलिसी बनाई कि अगले 10 सालों में, 10 इयर्स में हम पैसा लगाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो 10 साल बाद का जो आपका भविष्य, मतलब आपका जो आपकी सोसाइटी जो होगी ना, वो आज की पॉलिसी डिसाइड करेगी। दैट मीन्स इट शेप्स द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। साइंटिफिक नॉलेज अबाउट पॉलिसी मेकिंग नीड्स टू बी बिल्ट अप। इसलिए आपको पता होना चाहिए पॉलिसी को कैसे एनालाइज किया जाता है, पॉलिसी के बारे में कैसे इंक्वायरी की जाती है। ओके जी, चलिए। Empirical studies in various fields of government operations are expected to yield critical evidence that could be used for creation of more general body of knowledge called policy science. हम गवर्नमेंट ऑपरेशन के अलग अलग फील्ड की स्टडी करते हैं, इंपेरिकल एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम एक अपनी नॉलेज जो है उसको इंक्रीज कर पाए और हमारे पास और भी अच्छी नॉलेज हो, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी साइंस। दैट मीन्स वी आर studying about गवर्नमेंट पॉलिसी, और इस फील्ड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिसी साइंस। ड्रॉर को हम पढ़ते हैं पॉलिसी साइंस में। हमने पब्लिक पॉलिसी वाला जब चैप्टर किया था तब भी हमने देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं वो वीडियो देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ड्रॉर कहते हैं कि policy science can be partly described as the discipline that searches for policy knowledge and that seeks general policy issues knowledge and make policy making knowledge and integrate them into a distinct study। हमें ना अलग अलग चीजें स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं पॉलिसी नॉलेज के लिए, हम सर्च करते हैं पॉलिसी नॉलेज के लिए, हम जनरल एक थ्योरी बिल्ड करना चाहते हैं अबाउट पॉलिसी। इससे एक नया फील्ड बनता है और जिस फील्ड को कहा जाता है हमें पॉलिसी साइंस। तो पॉलिसी इश्यू से हमारा मतलब है नॉलेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक पॉलिसी। पॉलिसी इश्यू नॉलेज रेफर टू द नॉलेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पॉलिसी, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पॉलिसी साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। हमें भी पता है कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट वो इतने साथ साथ रह करके काम करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है इनको अलग अलग कर पाना। So policy studies have been the confluence zone for meeting of experts belonging to political science and public administration। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जा रहे थे, ये जा रहे थे आपके, सॉरी ये पॉलिटिकल साइंस वाले थे, ये थे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले। ठीक है, ये कह रहे थे कि हम अपना एक अलग फील्ड स्टैब्लिश करेंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले कह रहे थे कि चलो तुम अलग हो हमसे। लेकिन फाइनली एक अल्टीमेटली एक ऐसा फील्ड आया पब्लिक पॉलिसी का जहां पर ये दोनों आकर के मिले। ठीक है,
दोनों इस चीज को अपने अपने तरीके से स्टडी करते हैं। चलिए जी, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं हैव बीन बेसिकली इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉल्यूशन एटसेट्रा। ये काम है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का। वो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि मुद्दा उठाई क्यों, जैसे गवर्नमेंट नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई तो क्यों लेके आई, क्या क्या इसके पीछे रीजंस रहे, देन इसमें किस प्रकार के लोगों का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, ठीक है, और किस तरीके के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है। ऑन दी अदर हैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट का क्या कंसर्न होता है कि ये पॉलिसी आई तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिसीजन प्रोसेस कैसी है, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। मतलब चीज सेम ही है बट दोनों का पर्सपेक्टिव जो है देखने का वो अलग अलग है। ओके, देन आता है आपका पॉलिटिकल साइंस हैज लुक्ड इनटू सब्सटेंटिव फील्ड सेक्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज चोजन टू प्रोब इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बट पब्लिक पॉलिसी क्या है, इट हैज ऑलवेज सपोर्टेड द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉलेज टू गवर्नमेंट बिहेवियर। हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट के बिहेवियर को जनरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और जितना भी हमें पता है, चाहे वो लॉ के बारे में पता हो, हमें पता हो इकोनॉमिक्स के बारे में, हमें पता है हिस्ट्री के बारे में, या चाहे हमें पता है सोसाइटी के बारे में, हम अपनी लिमिटेड नॉलेज को वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। This, of course, does not belittle the importance of public administration as a distinct mode of policy analysis with its emphasis on action oriented. तो जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका काम है एनालाइज करना पॉलिसी, जो फॉर्मुलेशन की प्रोसेस है ना, उनका ज्यादा फोकस इस फील्ड पे है, जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर वाले हैं इनका फोकस है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, ज्यादा फोकस है। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर था इसको खत्म करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीजें ना टाइम लेती हैं। अगर हम बहुत फास्टली इसको कवर करें तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगे और हम उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने बिहाफ पे इसको स्टडी करिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मॉडल फॉर पब्लिक पॉलिसी। ये बहुत जरूरी है। वैसे तो हमने इसको कवर किया था बट यहाँ पे और भी डिटेल में दे रखा है, तो इस पे स्पेशल वीडियो बनेगा फॉर द मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज को कल कवर करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर। और हाँ, कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता है कि इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो अल्टीमेटली फिर इस कोर्स को कंटिन्यू, हम हमारे जो मोटिवेशन चाहिए इसको कंटिन्यू करने का, वो हमारे पास कहाँ से आएगा। ओके, तो आप भी अपने एंड पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए। चलिए मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।